नमस्कार दोस्तों, लर्निंग ओल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शेखर जोशी द्वारा लिखित कहानी गलता लोहा। शेखर जोशी जी नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी रचनाओं में समाज का मेहनतकश और सुविधा विहीन तबका स्थान पाता है। गलता लोहा कहानी कला का प्रतिनिधित्व नमूना है। इस कहानी में जोशी जी समाज के जातिगत विभाजन पर टिप्पणी करते हैं कि किस तरह समाज अलग अलग जाति में बंट चुका है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंच जाता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाता है। लोहार टोले में ब्राह्मणों का जाना वर्जित है, फिर भी मोहन वहां जाता ही नहीं अपितु वहां बैठता भी है और तथा झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कश की सच्ची भाईचारे की प्रस्तावना का करता हुआ प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा है। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनगुण शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों की दुकान में जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की थप थप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ता हथौड़ी का खनक जिसे वह दूर से ही पहचान सकता था। मोहन शिल्पकार टोले की तरफ मुड़ा और उसको धनराम के ऑफर की या धनराम की निहारी पर जो आवाज़ आ रही थी वह उसको कई दिनों से सुनाई दे रही थी। लंबे बैत वाले हंसवे को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि उसने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कर देगा। बूढ़े वंशीधर के बूते अब यह सब काम नहीं रहा था। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी वैसे कहाँ कर पाते। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम या व्रत उपवास नहीं झेल पाता था। सुबह सुबह जैसे उन्होंने सहारा पाने की नियत से उनसे एक गहरा निश्वास लेकर कहा, आज गणपा जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। मोहन हंसवा लेके जाता है क्योंकि वह ये सोचता है कि पिता की सहायता करने के लिए वे खेत के चारों तरफ जो कांटेदार झाड़ियाँ उनको काट देगा। पिता उससे ये उम्मीद रखता था कि अगर मैं उससे कहूँगा कि मुझे चंद्रदत्त जी के यहाँ जाकर रुद्री पाठ करना है तो शायद मोहन ये कह दे कि आप रहने दीजिए, मैं जाके कर देता हूँ। लेकिन मोहन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मोहन उनका आशय समझ रहा था, मोहन को पता था कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो उनके पिता ने कहा था वह बात जो कि त्यों रह गई और मोहन ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसवे की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह से कुंद हो गई है। कुंद हो गई मतलब उससे बोटी हो चुकी है। हंसवा दराती की तरह होता है जिससे कांटेदार झाड़ियाँ फसल वगैरह काटी जाती है। यह लोहे का होता है और पीछे इसमें हत्ता जो होता है वह लकड़ी का होता है। तो वह जब उस पर हाथ फेर कर देखता है तो उसको लगता है कि ये इसमें अभी धार जो है पूरी नहीं है, तो वह धार लगवाने के लिए धनराम के ऑफर पर जाता है। धनराम अपने बाएं हाथ में धोकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ में भट्टी पर गर्म लोहे को उलट पलट रहा था। मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर पर बैठता है और कारीगरी की पारखी निगाहों से देखता है। कारीगरी की पारखी निगाह मतलब मोहन को भी वह सारा काम आता था जो धनराम कर रहा था, तो वह उसको इस तरह से देख रहा था कि वह सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मास्टर त्रिलोक सिंह अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। अब इन वाक्यों के द्वारा मोहन और धनराम अपने बचपन की यादों में चले जाते हैं। वे दोनों उस दुनिया में लौट गए। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे। लल्ला लल्ला ये मोहन के लिए प्रयोग किया गया और माँ साहब मास्टर जी के लिए प्रयोग किया है। पिछले साल ही गुजरे हैं। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी की डर लगा रहता था। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए दोनों में किसी बात की वजह से दुनिया में लौट गई। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींच कर त्रिलोक मास्टर जी स्कूल की 4 दीवारी में प्रवेश करते हैं। थोड़ी देर पहले जहाँ पर बच्चे अभी धमा चौकड़ी मचा रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, उठा पटक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मास्टर त्रिलोक सिंह स्कूल में पहुंचते हैं वैसे ही सारे बच्चे इस तरह से चुप हो जाता है जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो, क्योंकि वे सभी बच्चे मास्टर त्रिलोक सिंह से बहुत बुरी तरह से डरते थे। मास्टर त्रिलोक सिंह ने कड़क आवाज में पूछा, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए कि अगर प्रार्थना करी होती तो जहां पर वे गोपाल की दुकान पर बैठे थे तो वहां पर उसका स्वर सुनाई देता।
त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक लड़के को देखते हुए फिर वही कड़कदार आवाज में, मोहन नहीं आया? मोहन वही बच्चा है जो एक मेधावी छात्र था। मोहन वही बच्चा है जो धनराम के ऑफर पर बैठकर एक पारखी निगाहों वाले व्यक्तित्व के रूप में देखता है। मोहन को मास्टर त्रिलोक सिंह ने पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था, क्योंकि स्कूल में एकमात्र मास्टर त्रिलोक सिंह ही थे जो पहली से 5वीं तक कक्षा को पढ़ाते थे। मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि वाला बालक, कुशाग्र बुद्धि होशियार बच्चा, गायन में भी बेजोड़ था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने पूरे स्कूल का मॉनिटर उसे बना रखा था और वही सुबह सुबह प्रार्थना बोलता था, हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए का स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीद थी। मास्टर को लगता था कि मोहन बड़ा होकर कोई बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मोहन को लेकर मास्टर को बहुत बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र से अगर कोई सवाल नहीं आता था तो मोहन से पूछा जाता था और मोहन उस पर्सन का उत्तर ठीक ठीक दे देता था। तब मोहन उस फिसंडी बालक को दंड देता था, क्योंकि ये मास्टर जी के द्वारा कराया जाता था। पकड़ इसका कान, लगा इसकी 10 दंड बैठक, वे आदेश देते थे। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से थे जो होशियार नहीं थे, जिसे मास्टर त्रिलोक सिंह के आदेश पर बहुत बार मोहन ने दंड दिया था। उसके कान भी खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखते थे। सहपाठी था, एक कक्षा में पढ़ता था। धनराम लोहार जाति से था और मोहन पुरोहित परिवार से था। उसके बावजूद भी धनराम मोहन के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं रखता था, क्योंकि कहीं ना कहीं धनराम को ये लगता था कि मोहन एक तो होशियार बच्चा है और दूसरा पुरोहित परिवार का है, तो शायद ये इसका अधिकार है। क्योंकि जो जातिगत भेदभाव दिखाया है जोशी जी ने, वो यहाँ इन लाइनों में हमें देखने को मिलता है। शायद यह बचपन का ही मन में बैठा था कि जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी भी नहीं समझा, क्योंकि जब मोहन धनराम को दंड देता था तो धनराम को ऐसा लगता था कि ये मोहन का अधिकार है। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, उसका और स्कूल का नाम रोशन करेगा, धनराम के लिए किसी भी तरह से सोचने की गुंजाइश नहीं रखता था। मतलब इस तरह की बातों से भी धनराम को नहीं लगता था कि मोहन मेरा प्रतिद्वंदी है। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी तरह तीसरे दर्जे तक मतलब 3री कक्षा तक ही स्कूल में जा पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार तो उस विशेष ध्यान देता भी नहीं था। एक दिन अचानक उन्होंने पूछा, धनवा तेहरा का पहाड़ा सुना? धनवा मतलब धनराम से कहा कि तेहरा का पहाड़ा सुना? 12 का पहाड़ा तो जिस तरह करके धनराम ने याद कर लिया था, लेकिन तेहरा का पहाड़ा धनराम के बस से परे था। तो उसने तेहरा का पहाड़ा इस तरह सुनाया, तेहरा एकम तेहरा, तेहरा दूनी 24। और जैसे ही उसने तेहरा दूनी 24 कहा, मास्टर ने सटाक से उसकी पिंडलियों पे संटी लगा दी और वह संटी टूट गई। गुस्से में उन्होंने कहा, जा नाले पर से एक मजबूत संटी तोड़ के ला। स्कूल के जो बच्चे थे, जब वे इस तरह से कोई संटी या डंडी तोड़ के लेके आते थे तो वे लोग मास्टर का सामान्य नियम के अनुसार मास्टर जी क्या करता था कि जिसको भी दंड दिया जाता था उसी को उसका हथियार चुनने का अधिकार दिया जाता था। तो जिसकी भी पिटाई की जाती थी उसी से कहा जाता था कि जा डंडा तोड़ के ले आ या डंडी या संटी ले आ। बलि का बकरा अपने लिए मास्टर साहब के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव करता था। मतलब खुद के लिए मजबूत से मजबूत लेकर आते थे ताकि मास्टर जी को संतोष हो कि ये डंडी मजबूत है। धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी वह तेहरा का पहाड़ा याद नहीं कर सका। मतलब उसे मास्टर जी का डर था या फिर वो मंदबुद्धि था, ये कह नहीं सकते, लेकिन पूरा दिन तेहरा का पहाड़ा याद करते करते भी मोहन तेहरा का पहाड़ा केवल 3रे दर्जे तक ही कर पाया था, 3री सीढ़ी तक कर पाया था। कैसे? 13 एकम तेहरा, तेहरा दूनी 26, 13 तिया 39, यानी इससे ज़्यादा धनराम नहीं पढ़ पाया था। इस बार मास्टर ने उसे शारीरिक दंड नहीं दिया, इस बार मास्टर ने उसे मानसिक दंड दिया। मानसिक दंड क्या होता है? जब हम बच्चों को कुछ इस तरह के अपशब्द कह देते हैं जो सीधा उसके दिमाग में लगे। और मास्टर ने कहा कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है, क्योंकि वह लोहार का बेटा था। तो इस तरह से एक बच्चे को मानसिक दंड दिया मास्टर त्रिलोक सिंह ने कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, ये विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। और अपने थैले में से 5-6 दरातियाँ निकालकर धनराम को दे दी और कहा कि इनको धार लगा देना। किताब की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता में नहीं था। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ तो पिता ने उसको धोखनी फूकने व सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। मतलब जब धनराम थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसको लोहारी का काम सिखाना शुरू कर दिया था।
धोकनी फूकना क्या होता है? धोकनी फूकने से है कि जब एक लंबी डंडी से फूक मारते हैं तो जहाँ पर भट्टी में आग लगाई जाती है वह आग और अधिक तेज हो जाती है। तो इस तरह से धनराम स्कूल में मास्टर से शिक्षा भी ले रहा था, लेकिन घर में उसके पिता गंगाराम उसको लोहारी का काम भी सिखा रहे थे। लेकिन उसके पिता उसको मारने के लिए चुनाव उसका स्वयं का नहीं होता था, पिता के हाथ में जो भी हाथ आ जाता था उसी से वह अपने बेटे को प्रसाद मतलब पिटाई कर देता था। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली और त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। यानी जब प्राइमरी यानी 5वीं कक्षा पास की तो मोहन को छात्रवृत्ति प्राप्त हो गई और मास्टर जी कहते थे कि ये मेधावी छात्र है, ये होशियार बच्चा है, ये किसी न किसी तरह से मेरे और स्कूल का नाम रोशन करेगा। वह बात किसी तरह सिद्ध हुई। साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। मतलब पिता को भी बड़ा गर्व महसूस हुआ जब बेटा जब इस तरह से छात्रवृत्ति प्राप्त कर पाया तो पिता को भी इस बात की संतुष्टि हुई। अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। पीढ़ियों से चलते आए पैतृक धंधे से उन्हें निराशा ही दी थी। यानी वो जो पूजा पाठ का काम करते थे उसमें उनको बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होता था, पेट भी पूरी तरह से नहीं भर पाता था। तो पिता ने सोचा था कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो उनकी जो गरीबी है वो मिट जाएगी। तो उनके दिल में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बन जाए। लेकिन इच्छा होने से क्या होता है? अब पढ़ने के लिए गांव में तो कोई स्कूल था नहीं, उसके लिए उसे 2 मील की चढ़ाई और 2 मील पैदल जाना पड़ता था। बरसात के मौसम में तो और भी बुरा हाल था क्योंकि नदी को पार करके जाना पड़ता था। अब वंशीधर की ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम दूसरे गांव के स्कूल में लिखवा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं और विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उत्साहित करने की कोशिश करता था। वर्षा के दिनों में नदी पार करने में कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के यहाँ मोहन का डेरा तय कर दिया। मतलब क्योंकि नदी पार और पहाड़ की 2 मील की चढ़ाई करके मोहन को स्कूल में जाना होता था, इसलिए पिता ने अब छोटे से बच्चे के लिए ये कर दिया कि पहाड़ के उस तरफ उनके जो यजमान का घर था, जो वंशीधर जी से पूजा पाठ कराते थे, उसके यहाँ ही मोहन को रखवा दिया ताकि वो वहीं जाकर पढ़ाई कर सके। लेकिन ऐसा भी कब तक करते? एक बार छुट्टी के समय में जब मोहन आ रहा था तो अचानक से नदी का पानी बहुत तेजी के साथ आ गया और वह कुछ घसियारों के साथ बड़ी मुश्किल से वर्षा और नदी के पानी को पार करके आ पाया। अब तो पिता को डर लगने लगा। पिता को ये लगा कि कहीं वह अपने बेटे को ना खो दे और उसके भविष्य की चिंता करने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों के लिए गांव में आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की और उससे न केवल अपनी सहानुभूति जताई बल्कि उन्हें सुझाव भी दिया कि वे मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाएंगे। अभी भाईचारे और बिरादरी का जो वर्णन किया गया है कि रमेश कहता है कि वह लखनऊ में मोहन को अपने साथ ले जाएगा, उन्होंने तो बिरादरी के नाम को तार तार कर दिया, क्योंकि उन्होंने जिस उम्मीद के साथ मोहन को रमेश के साथ भेजा था उन्होंने उसको पूरा ही नहीं किया। अपितु लखनऊ में ले जाकर तो रमेश ने मोहन की स्थिति एक नौकर जैसी बना दी थी। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए थे। वह उनका गला जो है पानी छलछलाने लगा था कि बिरादरी का यही सहारा है कि अपने जो जाति भाई है वो हमारे लिए यही काम कर सकते हैं। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़ा सहमा मोहन भी उसके साथ लखनऊ चला गया और इस तरह से वंशीधर जी ने मोहन को रमेश के साथ लखनऊ भेज दिया। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहता, रमेश की माँ को चाची और उनकी पत्नी को भाभी कहता था, वे हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभी को काम में भी हाथ बटाने लगा था। मोहन थोड़ा सा दही तो ला दे जरा, मोहन ये कपड़े धोबी को दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। इस तरह से केवल रमेश के परिवार में ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस की औरतें भी मोहन से इस तरह के काम करवाने लगी। रमेश बड़े बाबू की हैसियत से काम करता था और वह मोहन को अपना भाई कहलाने में उसे शर्म महसूस होती थी, तो उसके घर में मोहन की एक नौकर से ज़्यादा स्थिति नहीं थी। स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया गया, लेकिन जिस स्कूल में मोहन का नाम लिखवाया गया वह एक साधारण सा स्कूल था। दिन रात वह काम के बोझ के तले दबा रहता था और गांव का एक मेधावी छात्र शहर में आकर एक सामान्य सा विद्यार्थी बनकर रह गया था।
उसके जीवन में बंदी बधाई लीक पर चलता रहा और कई साल इस तरह बीत गई। एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका मिलता तो वह तभी जब रमेश या उसके परिवार से कोई गांव जाता तो मोहन को लेके जाते, अदरवाइज मोहन को अगले साल की तैयारी के लिए उसे शहर में ही रखा जाता। रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा या असुविधा का सवाल था, क्योंकि अब मोहन उसके यहाँ एक नौकर की तरह काम करता था। वंशीधर अब उसके सुनहरे भविष्य का सपना देख रहा था कि जो बेटा है वह बड़ा होकर एक बहुत अच्छा अफसर, एक बड़ा आदमी बनेगा। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। अब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसके अनुभव किया कि रमेश के परिवार वाले सभी उसकी आगे की पढ़ाई के लिए तैयार नहीं है। मतलब उनको एक फ्री का नौकर मिला हुआ था और वो नहीं चाहते थे कि रमेश आगे पढ़ाए, और इसके लिए वो ये उदाहरण देते थे कि देश में लाखों करोड़ों बेरोजगार है जो MA BA किए हुए हैं। जब वे मारे फिर रहे हैं तो रमेश को आगे पढ़ाने से क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो मोहन को किसी तकनीकी स्कूल में भेज दिया जाए। और इस तरह से पूरे घर ने ये एक निर्णय लिया और मोहन को एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह जैसे काम करता था घर का, उसी तरह से काम करता रहा। धीरे धीरे 1.5-2 साल बीत गए और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों व फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि एक दिन बेटा अफसर बन जाएगा। लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला कि मोहन वास्तव में शहर में जाकर क्या पढ़ रहा था, तो उनका जो सपना था वह टूट गया। धनराम ने भी एक दिन उनसे पूछा कि मोहन क्या कर रहा है, तो वह तिनका तोड़कर अपने मुंह को दांतों से खोदते हुए उनको बताता है कि सेक्रेटरीट की तैयारी कर रहा है। जबकि पिता को सच पता था कि बेटा आगे पढ़ा ही नहीं, केवल 8वीं कक्षा पास करने के बाद बेटा तकनीकी स्कूल में तकनीकी सीख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसवे को फाल को बैत से निकालकर भट्टी में तपाया, मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग रहा था। धनराम ने उसे वापस बैत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगी। अब दोनों वर्तमान में आ गए थे। जिस हंसवे को धार लगवाने के लिए मोहन धनराम के ऑफर पर गया था, अब धनराम ने उस हंसवे को धार लगा दी थी। तो अब दोनों बात कर रहे हैं कि बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रही, अगर वे किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं इसको धार लगा देता। मोहन ने उत्तर में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हंसवे को हाथ में लेकर वह फिर वही बैठा रहा जैसा उसे वापस जाने की कोई जल्दी ही नहीं है। सामान्य तौर पर ब्राह्मण टोले वाले का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता। शिल्पकार जो कामकाजी लोग होते हैं, जैसे खाती हुए, लुहार हुए, सुनार हुए, कुम्हार हुए, इन्हें शिल्पकार कहा जाता है। तो पुरोहित परिवार जो ऊंची जाति का माना जाता है, उनको उस टोले में जाना वर्जित माना गया है कि वे नहीं जाते हैं, क्योंकि जो जातिगत भेदभाव है वो दिखाया गया है। ब्राह्मण टोले के लोग बैठने के लिए तो कहना अपनी मर्यादा के विरुद्ध। अगर किसी पंडित को ये कह दीजिए कि आप यहाँ बैठिए, तो आप उनकी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जाने के बावजूद मोहन गांव में इन मान्यताओं से अपरिचित था। ऐसा संभव नहीं था। मतलब मोहन को पता था कि जो पुरोहित परिवार है वो एक शिल्पकार टोले में जाकर नहीं बैठ सकता, लेकिन अब मोहन को उस भाईचारे, उस जातिगत भेदभाव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लोहे की उसके व्यवहार को देखकर धनराम थोड़ा असमंजस में था, थोड़ा दुविधा में था कि मोहन को सब पता है कि इस तरह से पंडित परिवार वाले शिल्पकार टोले में जाकर नहीं बैठते हैं, लेकिन फिर भी धनराम मोहन के इस व्यवहार से असमंजस में होते हुए भी उन्होंने मोहन से कुछ पूछा नहीं और अपने काम में लग गए। वे एक मोटी सी छड़ को भट्टी में गर्म करके उसको गोलाई का आकार देने की कोशिश कर रहे थे। एक हाथ से सणसी पकड़कर, सणसी क्या होती है? सणसी लोहे को पकड़ने का एक लोहे का औजार होता है जिससे गर्म लोहे को पकड़ा जाता है। वह निहारी पर रखकर उसको चोट मार रहा था, लेकिन सही ढंग से चोट न लगने के कारण सणसी से बार बार वह लोहा छूट रहा था। मोहन कुछ देर तक उसके इस काम को देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ में लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नाप तुली चोट मारने अभ्यस्त हाथों से धोखनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते हुए फिर निहारी पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगढ़ गोले का रूप दे दिया। मतलब जो काम धनराम एक लुहार होने के बावजूद भी नहीं कर पाया था,
वो काम मोहन ने एक पुरोहित परिवार में जन्म लेने के बाद भी कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि मोहन ने तकनीकी स्कूल में ये सब कुछ सीखा हुआ था। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और इतने आकस्मिक ढंग, मतलब अचानक से किया कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की तरफ देखता रह गया। उसे मोहन की कारीगरी पर उतना आश्चर्य नहीं हो रहा था जितना मोहन के व्यवहार पर हो रहा था कि किस तरह से मोहन ने उसको गोल आकार दे दिया है। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे की छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच करता रहा। मोहन को फर्क नहीं पड़ रहा था धनराम किस तरह से उसको देख रहा है, क्योंकि मोहन ने जो कुछ सीखा था, मोहन उसको एक पारखी की निगाह से देख रहा था कि उसने उस छड़ को सही गोल आकार दे दिया है या नहीं दिया है। उसकी आंखों में उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने धनराम की ओर एक कारीगर की स्वीकृति सी मुद्रा से देखा कि बिल्कुल गोल है ना। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव, क्योंकि मोहन ने ये जो काम किया था इसमें जातिगत भेदभाव इस सबको भुला दिया था।